हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज सुहेल तुर्की और आज हम शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की एक कंप्लीट सीरीज जहां पे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी और प्लस आर एस शर्मा को डीप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। इसीलिए इस पूरी सीरीज का नाम भी हम लोगों ने एनसीईआरटी एंड आर एस शर्मा मेड सिंपल। हम कोशिश करेंगे इस सीरीज में कि हम उन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें जो चीजें हमारी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस कंप्लीट सीरीज के अंदर आप लोगों को जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए डर है और जो आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इस कंप्लीट सीरीज के बाद आपकी वो चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सीरीज कंप्लीट डे बाय डे चलेगी और इसमें हम वही कंटेंट ले रहे हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी से लिया गया है और हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हीं चीजों पे बात करें जो हमारे इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक इसका फिलोसफिकल नेचर और दूसरा इसका आर्ट एंड कल्चर पार्ट। आज कोशिश करेंगे कि हम इसका फिलोसफिकल नेचर पढ़ें और फिर दोबारा दूसरे लेक्चर में हम इसके आर्ट एंड कल्चर पे भी बात करेंगे। सबसे पहली बात यह होगी कि आखिर इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर इंडस सरस्वती या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है। हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने देखा कि इसके ऊपर एक रिसेंटली करंट अफेयर की न्यूज आती है जहां पे ये कहा जाता है कि बेटर है कि इसको हम इंडस सरस्वती बोले। हम इस मसले से हटके, क्योंकि हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आखिर हमें किस तरीके से इसके बारे में पता चला। एनसीईआरटी में मेंशन है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को मिले हैं और जो भी एक्सप्रेशन की गई उससे साबित होता है कि जितने भी हिस्टोरियंस हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करने के बाद कल्चर को पढ़ा और उस कल्चर से जो इंफॉर्मेशन मिली हम लोगों को उसी को हम लोगों ने इंडस सरस्वती कहा। जी हाँ, इसका मतलब है कि इस पूरी सिविलाइजेशन के लिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वर्ड कल्चर यूज करते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ विच इंक्लूड मॉरल, बिलीफ, कस्टम एंड ट्रेडिशन। कमाल की बात तो यह है कि यूपीएससी भी इन्हीं 4 सेगमेंट पे ही क्वेश्चन पूछता है। या वो ये पूछते हैं आपसे कि हड़प्पा का रिलीजन क्या था, या पूछा जाता है कि वहां की सोसाइटी कैसी थी, या ये पूछा जाता है कि वो लोग ट्रेड कैसे करते थे, या ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि वहां की पॉलिटी कैसी थी। मैं इन सारी चीजों को आज एक एक करके आपको बताऊंगा और इसको मेड सिंपल करेंगे ताकि हमें वही चीज चाहिए जो एग्जाम के लिए जरूरी है। सबसे पहले जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि कल्चर के वर्ड को बार बार एनसीईआरटी कोशिश कर रहा है कि आप समझें। मैं चाहूंगा कि पढ़ते समय आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको कॉपी करें, लेकिन हाँ, ये आपकी बुक से ही लिया गया है और आप भी अपने नोट्स के थ्रू इनको माइंड मैप के थ्रू बनाते जाइए ताकि आपको जीएस में ये बहुत फायदा दे। तो यहां पे मैंने टर्म कल्चर यूज किया है क्योंकि हम जब भी किसी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते तो हम सिर्फ उसके कल्चर के सेगमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं और कल्चर्स में मैंने पहले ही कह दिया कि हमने सारी चीजें इंक्लूड करनी होगी। हमें रिलीजन देखना होगा, हमें पॉलिटी देखना होगा, हमें इकोनॉमी देखना होगा और हमें सोसाइटी भी देखना होगा। तब जाके हम कहेंगे कि क्या वो एक सिविलाइजेशन पर्टिकुलरली किस फॉर्म में थी और हमें आज क्या सीखने को मिलता है। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को लेके हमने अलग अलग हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी बने, उनका डाउनफॉल कैसे हुआ, ओरिजिन कहां से हुआ, किन चीजों का इस्तेमाल करते थे। तो जब भी आप कोड कर रहे हैं तो हम कल्चर ही वर्ड यूज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप मेंस के आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो ये वर्ड जरूर मेंशन करिएगा। इन्हीं ऑब्जेक्ट पे पूरी कहानी लिखी गई। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्हीं सारी चीजों को लेके अगर आप देखेंगे तो एक अलग सी चीजें हमें मिलना शुरू हुई। उसमें हमें बर्तन मिले, उन बर्तन पे अलग अलग डिजाइन और उन्हीं डिजाइन के साथ साथ हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और साथ में ही हमें पता चलता है कि वो कैटल रेयरिंग भी करते थे। कमाल की बात तो यहां पे ये है कि जब हम इनको मैच्योर कहते हैं वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग अभी तक मिटिगेशन रिस्क को कम करने के लिए सारे काम किया करते थे। ये एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, ये लोग कैटल रेयरिंग भी कर रहे हैं और अभी तक हंटिंग और गैदरिंग भी कर रहे हैं। एनसीईआरटी मेंशन करती है कि ये शो करता है कि उनको ये पता था कि अगर इन फ्यूचर उनका एग्रीकल्चर कहीं डिक्लाइन हुआ तो उनके पास कुछ और सोर्सेस होंगे जिनका वो यूटिलाइज कर पाएंगे। इससे शो हो गया कि इसीलिए बार बार हिस्टोरियंस इसको मैच्योर फेज में लेके जाते हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ये अर्ली फेज से मैच्योर की ओर लेके जाती है। इसके आगे की बात और कहानी बेहतरीन बनती है जब हम ये पढ़ते हैं कि जब इनकी सेटलमेंट की शुरुआत हुई, जब हड़प्पा की शुरुआत थी, ये बहुत ही जनरली स्मॉल इन साइज थे। ऐसा नहीं था कि ये रैपिडली हो गया। अक्सर पूछा जाता है क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन अचानक से बढ़ी
या कि ये कोई एक्शन ऐसा रहा होगा? तो हम लिखते हैं, एनसीईआरटी की बुक में ये मेंशन किया गया है कि इट वाज वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत स्लोली हुआ है, तभी तो एक सिविलाइजेशन बनी है। क्योंकि किसी भी सिविलाइजेशन को बनने के लिए समय चाहिए होता है। पहले हम जब पढ़ा करते थे तो हम पढ़ते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उन्होंने बहुत अच्छे घर बनाए। आज हम पढ़ते हैं कि वो अर्ली फेज से मैच्योर फेज में गए, बट उससे पहले भी उनके पास कुछ था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कमाल की बिल्डिंग्स हुआ करती थी। अगर फर्क रहा तो सिर्फ वो ये था कि अभी भी कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जब मैच्योर फेज आया तो बहुत पक्की ईंटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो नोट किया गया एनसीईआरटी के अंदर कि इनके बीच में, यानी अर्ली हड़प्पन फेज के बीच में और मैच्योर हड़प्पन फेज के बीच में कोई ब्रेक था ही नहीं, और ना ही मैच्योर के बाद जो लेटर पीरियड आया उसमें भी कोई ब्रेक नहीं था। जब इन चीजों को हम पढ़ते हैं तो जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो एक क्लैरिटी रहती है, और एग्जाम चेक करने वाला आपके नोट को प्रॉपर्ली चेक करता है और उसको लगता है कि एक डीप जानकारी स्टूडेंट्स के पास है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इट मे वेरी, बट रिमेंबर अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड द लेट हड़प्पन फेज। आज हम जिस फेज के बारे में बात करेंगे वो है अर्ली हड़प्पन फेज, जिसका सारा कंटेंट हम लोगों ने एनसीईआरटी से लिया है। उम्मीद है कि ये फेज पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी होने वाली है। हम सिंपल वो ही पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम, नो स्टोरी एट ऑल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अर्ली फेज के अंदर हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ता है साइट। रिमेंबर, यूपीएससी आपसे बार बार साइट्स को पूछता है, आप फोकस वहां करिए जहां आपको 2 मार्क्स हैं। तो यहां पे जब हम बात करते हैं कि उनकी साइट्स में हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट साइट मिलती है, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द क्लास 6 एनसीईआरटी। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक टू मेहरगढ़। आइए मेहरगढ़ को देखिए। ये जो टॉपिक लिखा गया है इसमें आपको वो बार बार ये कहने की कोशिश करता है कि इसको खोजिए, और ऐसी क्या चीजें मेहरगढ़ में मिली जिससे हमें ये साबित हुआ कि ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करते थे टिल लेटर हड़प्पन फेज में क्या ऐसा कुछ हुआ। इस फेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये नियोलिथिकल साइट है जो कि पाकिस्तान के रीजन में पड़ती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसकी फ्रेश इंफॉर्मेशन हमें आईवीसी के द्वारा भी मिलती है, जहां पे ओल्डेस्ट साइट मानी जाती है साउथ एशिया की। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कल्टीवेशन के बारे में हमें यहां से पता चलता है। उसके अलावा डोमेस्टिकेशन, अर्ली फार्मिंग के बारे में, यहां पे बर्तन भी बनाए जाते थे। रिमेंबर, इन सारे आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने के बाद हमें यह साबित हुआ कि हड़प्पा का जो ओरिजिन है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्टोन एज से मिलता जुलता है। जी हां, ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके के आर्ट और ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं उससे यह बात तो तय है कि इनमें बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिला। वहीं पे अगर हम वेस्टर्न फिलोसफर्स को भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हड़प्पा के लोग बाहर से आए। इन्हीं चीजों को लेके इंडियन हिस्टोरियंस क्लियर करते हैं कि बेसिकली हड़प्पा इंडियन ओरिजिन की थी। दूसरी चीज भी क्लियर हो जाए कि कोड डीजी फेज के अंदर जो हमें बर्तन मिले, ये एक ऐसी साइट है जहां पे सबसे बेहतरीन बर्तन बनाए जाते थे, और इसी साइट से के बर्तन हमें अलग अलग हड़प्पन साइट्स में भी देखने को मिले। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे स्ट्रेस डालना होता है कि ये नॉर्दर्न सिंध पाकिस्तान का रीजन जो कि नियर मोहनजोदारो है, जो कि बहुत बड़ी सिटी रही है जहां से हमें बहुत ज्यादा आर्ट मिला है, और उसके अलावा कालीबंगन। अक्सर यूपीएससी आपको नदियों के बारे में पूछता है, मैंने मेंशन किया हुआ है कि हागर रिवर इन इंडिया एट द कालीबंगन। इससे शो होता है कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। आज एक बात तो क्लियर हुई कि यूपीएससी के एग्जाम में स्टोरीज का कोई काम नहीं है। आपको इसी तरीके के नोट्स बनाने पड़ेंगे और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आपके लिए कुछ सवाल भी रखे हुए हैं, हम पूरी सीरीज के अंदर इसी तरीके की चीजें करेंगे, और ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिले। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ट्रेड क्या करते थे, आप देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ट्रेड के तौर पे अगर हम देखें तो यहां पे रीजनल कल्चर ट्रेड था, यानी हम ये लिख सकते हैं कि अर्ली हड़प्पन के लोग ट्रेड तो किया करते थे, बट ऐसा कोई इंटरनेशनल ट्रेड देखने को नहीं मिला, लेकिन इंटरनल ट्रेड होता था। किस बात से सर ये साबित हुआ? क्योंकि क्लास 11 की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स में मेंशन किया गया है कि ये सील्स का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमें अर्ली फेज में भी सील्स मिले। सो उस बात से ये साबित होता है कि ट्रेड पहले से ही आ चुका था, बट अभी ये रीजनल लेवल का ट्रेड था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लैपिस लैजुली जो कि बहुत ही प्रीशियस स्टोन यूज किया जाता था, उसके अलावा बीड मेकिंग मटेरियल्स हमें मिला है। इस तरीके के ट्रेड होते थे, लेकिन वहीं पे मैच्योर फेज में ऐसा क्या हुआ? मैच्योर फेज में रीजनल से हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके भी आगे बढ़े। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मेसोपोटामिया की। उनकी बुक में भी ये बात क्लियर हुई है कि उनका
इंडिया के साथ अच्छा खासा ट्रेड चलता था। अब सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आखिर क्लास 12 की एनसीईआरटी में मैप में एनसीईआरटी ने हड़प्पा के लिए कौन सा शब्द यूज किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिकेटेड वर्ड क्लास 6 की एनसीईआरटी से लिया गया है। जब हम डोमेस्टिकेटेड वर्ड यूज करते हैं इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती है, यानी कैटल रेयरिंग भी और आपका एग्रीकल्चर भी। सिंपल वे में यहां लिखा हुआ है कि इनके पास क्रॉप वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हुआ करते थे, उसमें आप देखिए सीड, डेट्स, कॉटन, और कमाल की बात है कि वाटर बफेलो का भी इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि ये प्रॉपर जानकारी हमें हेल्प करती है व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन द हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्ली एंड द लेटर वन। सो इस तरीके की चीजें जब आप करते हैं तो आपको आंसर लिखने में बहुत ज्यादा सरलता और बहुत ज्यादा इजीली आप लिख सकते हैं। सो वन मस्ट बी एबल टू राइट डिमार्केशन व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं, जो पेज में कोट कर रहा हूं, जो बुक आप उस पर चेक भी कर सकते हैं। उसके अलावा की अगर हम बात करें तो कॉटन मैन्युफैक्चर सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। इसकी बैक प्री हड़प्पन साइट से हमें पता चलता है। अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस अनकवर्ड इन द मेहरगढ़ पाकिस्तान में हमें मिला। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आपको जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉडर्न डे में ये सारी चीजें जब हमें देखने को मिली, इससे ये साबित होता है कि हड़प्पा एक बेहतरीन कल्चर के साथ बनी थी। अब आपके लिए मेरे कुछ सवाल हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स अर्ली हड़प्पन की देनी पड़ेंगी, उससे यह साबित होगा कि आप अर्ली हड़प्पन के बारे में क्या जानते हैं और कितनी चीजें आपको पता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये फीचर्स हमें आते हैं। फीचर देखिए, सिटी हैड अ वेल प्लान, बहुत ही वेल प्लान सिटी हुआ करती थी। ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोडवे हुआ करते थे, इफेक्टिव ड्रेनेज हुआ करता था, वेंटिलेशन प्रॉपर होता था। ईच हैड इट्स ओन सिटाडेल एंड जिसको एक्रोपोलिस कहा गया है। ये ज्यादातर एलीट क्लासेस यानी कि मैच्योर हड़प्पन में आप देखिए तो आपको क्या दिख रहा है कि लोग अब मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मूव करने का मतलब ये बनता है कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग द अर्ली विद द लेटर वन और अर्ली विद द मैच्योर वन, तो मुझे अगर ये लिखना होगा कि सर मैच्योर में क्या हुआ, ब्रॉड हो गए हैं, स्ट्रेट, उसके बाद ड्रेनेज बहुत अच्छा आया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे लोअर टाउन विद द ब्रिक हाउसेस वेयर द कॉमन पीपल लिव। मुझे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या इस बात से क्लियर होता है कि मैच्योर हड़प्पन में डिस्क्रिमिनेशन आ चुकी थी? नहीं बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा, ये डिफरेंसेस थी, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। किसी भी बुक में ये मेंशन नहीं हुआ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अपर क्लासेस के लोग, जो एलीट क्लासेस के लोग थे, वो सिटाडेल में रहते थे और लोअर जो टाउन हुआ करते थे उसमें कॉमन लोग रहते थे। लेकिन ये कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि उनको आने जाने की इजाजत नहीं थी। तो हम इसको इकोनॉमिक डिफरेंसेस कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिटीज वेल ऑर्गेनाइज हैं, जो कि ग्रिड पैटर्न में बनी है। कमाल है, इसीलिए तो इनको मैच्योर कहा गया। इनके पास स्टोरेज रूम्स है जो कि बहुत बड़े बड़े ग्रीनरीज हैं। इससे ये बात भी तो साबित हो गई ना कि इकोनॉमी में भी वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुए। ये तभी पॉसिबल होता है जब एक देश की इकोनॉमी या एग्रीकल्चर सरप्लस में चला जाए। इसको बहुत अच्छे से रीता राइट लिखती है। रीता राइट वो है जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पढ़ा। उन्होंने कहा कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, ऐसा क्या चीज थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि अर्ली फेज को मैच्योर में बदलना पड़ा। यानी इनके पास इतना एग्रीकल्चर आ चुका था कि अब ये इंटेंसिफाइड हो गए। इंटेंसिफिकेशन के बाद डाइवर्सिफिकेशन हुआ और डाइवर्सिफिकेशन के बाद इनके अंदर स्पेशलाइजेशन आई। ये बहुत अच्छी बात है। आज भी हम मानते हैं कि किसी देश को आगे बढ़ने के लिए एग्रीकल्चर उसका बैकबोन होता है। इसी तरीके से मैं मानता हूं कि अर्ली फेज से मैच्योर बनाने में जो सबसे एक्स फैक्टर प्ले किया है वो कोई और चीज नहीं थी, वो एग्रीकल्चर था और रीता राइट इसके प्रमाण दे चुके हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से मॉडर्न टाइम है, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी का सवाल पूछ भी चुका है, हमें क्या सीखने को मिलता है इनसे। जी हाँ, एग्रीकल्चर करने के तरीके जरा देखिए। ये प्रॉपर वैसे ही एग्रीकल्चर कर रहे थे जैसे हम लोग। इनकी बेस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज देखिएगा इस तरीके से। इन लोगों ने बुल का इस्तेमाल किया, ऑक्स का इस्तेमाल किया और काफी जगहों पे अब ये भी पता चलता है कि हमारे पास टेराकोटा फिगर में प्लग्स मिले हैं। लेकिन ये बात तो शो होती है कि एग्रीकल्चर को लेके वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि एग्रीकल्चर किया जाए, जिसके बारे में काफी सारे हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं कि यही एक रीजन हो सकता है ना कि ये डिक्लाइन भी हुआ, क्योंकि इन्होंने जंगल को काटे और ज्यादा से ज्यादा लैंड को यूटिलाइज करना चाहते थे, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे कर दिए। टेराकोटा मॉडल्स हमें मिले हैं। जो साइट है दैट इज चोलिस्तान और बानावाली। इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स, पिक ऑफ द पॉइंट्स, 2 मार्क्स आपके हाथ में।
ऐसी चीजें करेंगे तो जरूर आपका यूपीएससी क्वालिफाई होगा। मैं तभी बार बार आपको कहता हूं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो टेरिकोटा बुल मिला, इससे इंडिकेट होता है बुल कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये शो करता है कि शायद इन लोगों ने एग्रीकल्चर के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये एनर्जी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा दे हैड टू सेट ऑफ एरोज। कमाल की बात है, एट अ राइट एंगल सजेस्टिंग टू डिफरेंट क्रॉप ग्रोन एट द सेम टाइम। ये वही आदमी कर सकते हैं या वही लोग कर सकते हैं जो बहुत ही वेल सिविलाइज्ड हो। इसीलिए तो हम हड़प्पा को एक मैच्योर सिविलाइजेशन के तौर पे देखते हैं, क्योंकि आज हमसे ये नहीं हो पा रहा, ये तब वो लोग करते थे, इसीलिए इनको मैच्योर कहा गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जिन एरियाज में रहते हैं वहां पानी की कमी थी, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज करवाई कि सारा खत्म ही हो गया मामला। जी हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा कि वेयर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर, ये जानते थे कि एग्रीकल्चर के लिए पानी जरूरत, तो वैसे सिस्टम लेके आए। इसके अलावा देखेंगे तो कैनल्स बनाना शुरू कर दिए, जिसमें हमें श्योर तो गई अफगानिस्तान वाटर जो है कुएं से लिया जाता था फॉर इरिगेशन। सर यस ऑफ कोर्स, मैं आज ये कह सकता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन द अर्ली विद द मैच्योर वन, दे बिकेम अ मैच्योर बिकॉज यूजिंग द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर, द ट्रेड। पर हां, हमें क्रेडिट अर्ली हड़प्पन फेज को भी देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वाटर रिजर्वियर, इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, आप चेक भी कर सकते हैं कि आखिरकार इस तरीके के डोलावीरा जो गुजरात जो फेमस है, may have been used to store water for the agriculture। तो ये वही कर सकते हैं जिस एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते होंगे। तो यहां पे रीता राइट की वो बात सही होती है। मौजूदारों के बारे में बात करें तो ये डिवाइड किया गया है टू सेक्शन में, वन स्मॉलर बट हायर एंड अदर मच लार्जर बट लोअर। कमाल है, ये चीज सिखाती है कि किस तरीके का एक वेल प्लान सिस्टम लेके आए थे आज का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि हम उनकी प्लानिंग से, अर्बनाइजेशन से क्या सीख सकते हैं। सिटाडेल, लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली, और अलावा उसके देखिएगा फर्स्ट प्लान सिटी है, और यहां पे जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ईंटें हमें सेम साइज की हर जगह पे मिली। इसमें हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि सेम ईंट इसीलिए मिली क्योंकि यहां पे रूलर सेम ही था। यहां पे कोई एक ऐसा था जो सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन को चला रहा था। सो आज हमें क्लियर हुआ कि किस तरीके का सिस्टम बना और कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किनका आर्ट इन कल्चर कैसा था। होपफुली आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।